डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th का फंक्शन शुरू करने से पहले हमें क्लास 11th की फ़ंक्शन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम क्लास 11 के फ़ंक्शन को अच्छे से जानते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये फ़ंक्शन चैप्टर सिर्फ हमारे इस क्लास 12 की फ़ंक्शन में ही हमारी मदद नहीं करने वाला है, पूरे इंटायर कैलकुलस में हम इसका यूज़ देखेंगे। और आपको पता होगा कि कैलकुलस क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। तो अगर हम क्लास 11 की फ़ंक्शन को ठीक से नहीं पढ़ पाए क्लास 11th में, तो अगर हम क्लास 12 का फंक्शन समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्लास 11 की पूरे बेसिक फंक्शंस की जानकारी होनी चाहिए। हम यहाँ क्लास 11 की पूरी बेसिक फंक्शंस को 2 वीडियो में अपलोड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद क्लास 12 का फंक्शन पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप क्लास 11 की फ़ंक्शन को अच्छे से जानते हैं तो क्लास 12 की फ़ंक्शन को समझने में ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना टीचर्स आपको समझाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। एफ सच दैट ए टू बी सेड टू बी फंक्शन और मैपिंग इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। एफ सच दैट ए टू बी को अगर हम एक फंक्शन या मैपिंग तभी कहते हैं अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में अपनी यूनिक इमेज बनाता है। मतलब सेट ए के अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज बनाएंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। सेट ए का एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाता होगा। वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सेट ए के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट सेट बी में अपनी एक ही इमेज बनाएं। 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। इस बात पे हमें ध्यान रखना है। और सेट ए को हम डोमेन कहते हैं और सेट बी को हम को डोमेन कहते हैं। एंड द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैव प्री इमेज इन सेट ए इज कॉल्ड रेंज। और आपको पता होगा अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी में अपनी इमेज बना रहे होते हैं तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट सेट ए में अपनी प्री इमेज बनाते हैं, तो सेट बी की वो एलिमेंट जो सेट ए में अपनी प्री इमेज बनाते हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं। एंड रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट का कोडोमेन होता है। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। लेकिन उसका जो कन्वर्स होता है वो हमेशा सही, मतलब जरूरी नहीं है कि जो उसका जो मतलब कन्वर्स हो वो हमेशा ट्रू हो। मतलब अगर कोई फंक्शन रिलेशन है तो ये तो ज़रूरी है, होगा ही होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो हमारे हैं 1 2 3 4 एंड सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 3 5 7 9 10। एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स का वाई जो एलिमेंट हैं उसमें जो वाई है वो 2x+1 है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई बिलोंग्स टू सेट बी। आप देख सकते हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा एफ वो होगा 1 3 2 5 3 7 एंड 4 9। ओके, तो इसका हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 की जो इमेज बन रही, द इमेज ऑफ 1 इज़ 3 एंड द प्री इमेज ऑफ 3 इज़ 1, द इमेज ऑफ 2 इज़ 5 एंड द प्री इमेज ऑफ 5 इज़ 2, image of 3 is 7 and the pre-image of 7 is 3, the image of 4 is 9 and the pre-image of 9 is 4. So set A is called domain and set B is called codomain, but some element of set B which have pre-image in set A is a set of range. आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो सेट ए है उसे डोमेन कहा गया, उसके एलिमेंट 1 3 4 है। जो कोडोमेन है वो पूरा सेट बी होता है 3 5 7 9 10, और जो एलिमेंट अपनी प्री में सेट ए में रख रहे हैं वो रेंज में आते हैं। तो 3 5 7 9 आप देख सकते हैं जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट भी है। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें सेट ए के एलिमेंट -1 और 1 है और सेट बी के एलिमेंट 1 है। एफ इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी एंड एफ इक्वल टू -1 1 and 1 1. So now you can see the image of -1 and both are same, which is 1, and the domain of the function is -1 1 and range of function is only 1. It is also codomain. Now वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये जानने के लिए कि कोई भी कर्व अगर फंक्शन का कर्व है तो कैसे पहचानेंगे। इन ऑर्डर टू check the given curve is curve of function or not, we draw a vertical line parallel to y axis. If it cuts the curve at only one point then curve is function. If more than one point then it is not a function. अगर हम कोई भी कर्व दिया गया है और जानना चाहते हैं वो फंक्शन है कि नहीं तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अगर वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है तो उसे हम उस कर्व को हम कर्व ऑफ फंक्शन कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फिर कर्व जो होगा वो फंक्शन का कर्व नहीं होगा। आप देख सकते हैं फिगर 1 जो हमारा है और जो फिगर 2 है। जो फिगर 1 है वो कर्व ऑफ फंक्शन है और जो फिगर 2 है उसमें देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो जो हमारा कर्व ऑफ जो है वो फंक्शन का कर्व नहीं है।
नाउ द टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उनके ग्राफ, उनका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो उसमें पहला फंक्शन जो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ वह है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एफ एक्स इक्वल टू सी होता है, जहाँ पे सी को एक फिक्स रियल वैल्यू है। यहाँ पर हम एक्स की कुछ भी पुट करते हैं तो सिर्फ सी आएगा मिलेगा हमें। तो इसलिए इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। हम एक्स की जगह पे कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो हमें वैल्यू मिलती है वो रेंज होती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू जिसको हम रखते हैं उसे डोमेन कहा जाता है, और जो वाई की वैल्यू हमें मिलती है वो रेंज में आती है। तो आप यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा सी ही मिलेगा, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो सी होगा। इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो आप ग्राफ देख सकते हैं। इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक वाई इक्वल टू के एक लाइन होगी। हमें यहाँ पर इसे हमें सी लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने वाई इक्वल टू सी ले रखा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये जो वैल्यू होगी ये सी होगी, वाई इक्वल टू सी। और हमारा जो ये कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा होगा 0,c, क्योंकि हमने यहाँ पे सी ले रखा है। आप के भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो हमारा फंक्शन है उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोटेड बाई आई। एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमारा ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे वाई की वैल्यू हमेशा एक्स के इक्वल होती है। इसका डोमेन रियल नंबर है और जो रेंज है वो भी रियल नंबर होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो वाई इक्वल टू एक्स है, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होकर जा रही होती है और 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनाती है। जब क्लास 11 के स्टूडेंट थे तो आपको पढ़ाया गया था एक क्वेश्चन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन इज वाई इक्वल टू एम एक्स, वेर एम इज अ स्लोप, m is equal to tan theta also. So the value of theta which made by the line with the positive direction of x axis is 45. अगर आप वहाँ पर m का वैल्यू tan 45 पुट करेंगे तो आपको y इक्वल टू x मिलेगा। Now the modulus function. मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, हम इसे मॉड एक्स बोलते हैं। यहाँ हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में देता है। आपने ऐसे फंक्शन को पढ़ा होगा। एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज मोर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस एक्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 0. So the domain of this function is always real number, but the range of the function is always positive real number. Always we get the positive real number, and the curve of the function always in V shape. Now the reciprocal function. Reciprocal function f(x) is equal to 1 by x. So the domain of the function is all real number except 0, because when we put x is equal to 0 it becomes 1 by 0 which is equal to undefined. तो x की वो वैल्यू डोमेन कभी नहीं होती जिस पर y की वैल्यू हमारी अनडिफाइंड हो जाए, इसलिए इसका रेंज भी होगा वही होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। अगला है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू प्लस रूट एक्स, जिस फंक्शन को हम स्क्वायर रूट कहेंगे, वेयर डोमेन इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। बिकॉज अगर हम रूट में एक्स की जगह पर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो वाई की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। आपको पता होगा रूट माइनस वन इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेंज भी एक रियल वैल्यू ही होती है। तो आप रेंज देख सकते हैं, रेंज भी होगा पॉजिटिव रियल नंबर। इसका आप ग्राफ देख सकते हैं, ओरिजिन से शुरू होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ द स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अभी आप x की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप x की वैल्यू पुट करेंगे और आपको y की वैल्यू जो मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। इसका जो कर्व होता है वो एक पैराबोलिक होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका जो एक कर्व है, आपने क्लास 11 में पैराबोला को पढ़ा है, इसलिए आप पैराबोलिक समझते होंगे। क्यूब फंक्शन जो हमारा होता है, इसका जो कर्व होता है ये हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट के हमारा सिमेट्रिकल होता है हमेशा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा और जो रेंज होगा वो भी रियल नंबर होगा। अब आगे हम सिग्नम फंक्शन को पढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू 0। इसलिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमेशा 1 आएगा, जब छोटी होगी तो -1 आएगा, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो उसकी वैल्यू खुद 0 होगी। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन रियल नंबर और रेंज -1, 0 और 0,1 होता है। दूसरे वीडियो में हम आपको कुछ और स्पेशल फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो भी आप जरूर देखें।